तो यूनिट हमारा जो है वो है ट्रिगोनोमेट्री। अब ये क्या है, कैसे है, क्यों है, सब कुछ पहले जानेंगे, उसके बाद आएंगे सब्जेक्ट मैटर हमारे कंटेंट चैप्टर्स एक्सरसाइजेस पे। ठीक है, चलो। जैसे कि अगर हम ये बोले कि भूल गया, चलो इसको पहले थोड़ा सा नाम देख लेते कि है क्या ये। इसका नाम देख सकते हो यहाँ पे 3 वर्ड से बना हुआ है। एक है TRI प्लस ZON गॉन, है ना, प्लस एक मेट्री नजर आ रहा होगा, है ना, मेट्री। तो इसका मतलब तो ट्राइंगल होता है, ठीक है, इसका मतलब ट्राइंगल होता है। और इसका मतलब होता है साइड्स। गॉन का मतलब क्या होता है? हाँ, ट्राइंगल का साइड्स। और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। तो क्या इस चैप्टर के अंदर हम ट्राइंगल के साइड्स को मेजरमेंट करना सीखेंगे क्या? बस यही है ट्रिगोनोमेट्री। एक तो ये हुआ, इस चैप्टर के अंदर में हम लोग ट्राइंगल से रिलेटेड जो साइड होगा, जो ट्राइंगल का साइड होगा, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, वो चीज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, ओके। चलो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हो। थोड़ा सा एकदम एक आम जो एक होता है एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग ये फील भी कर सकते हैं उस चीज को, वो चीज हम लोग देखेंगे अभी। अगर हम तुम लोगों को बोले कि चलो मान लो, चलो हम लोग चलते हैं घूमने के लिए, और ये कैनरी वाला पता है उधर ऐसे, ये मान लो कि ऐसे वहां पे 4 लाइन है ना, है कि नहीं, और बीच में डिवाइडर बना रहता है, इस तरीके से रहता है कि नहीं? यहाँ पे डिवाइडर जहाँ पे खूब सारा लड़का लड़की लोग जाता है फोटो खिंचवाने। हाँ, फोटो खिंचवाने जाता है DSLR से। 4 लाइन तरफ फोटो ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो और खास करके रोड पे, ऑन रोड, है ना। हाँ, बीच वाला वाइट वाला है। नहीं नहीं नहीं, ये वाइट वाला नहीं, बीच में वाइट कहाँ रहता है? ये डिवाइडर है, ये 4 लाइन है तो 2 रोड होगा ना, एक। हाँ, जो घास वास नहीं रहता है यहाँ पे, इतना चौड़ा रहता है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग देखिए क्या, उधर कैनरी, कैनरी के तरफ उधर एक रिजॉर्ट बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा। हाँ, होटल ही टाइप का। और यहाँ पे हमारा वो पहाड़ है, कैनरी पहाड़, कन्हरी। हाँ हाँ, नहीं कभी गए नहीं है, पर देखे वहां पे कोई तो रिजॉर्ट है वहां पे लिखा। हाँ, छोटा सा जंगल में बीच में, नहीं है ना? देखी हो? नहीं गई हो ना? जाओगी तो जरूर देखोगी। अब गया, अब मान लो कि जो लोग फोटो खिंचवाने गया है वो यही डिवाइडर में है बीच में। देखो जरा इधर, ये एक ऐसे जनरल बात नहीं कर रही, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो फोटो खिंचवाने के लिए गया हुआ है ना। अब इसी सिनेरियो को पूरा का पूरा कुछ इस तरीके से सोचेंगे हम लोग कि यहाँ पे है हमारा वही कैनरी पहाड़। अब कैनरी, कनहरी, अरे जो भी है, कैनरी वैसे उसको बोलते भी है क्या? नहीं ना, कनहरी ही बोलते हैं ना। ओ अच्छा, अच्छा चलो चलो, कनहरी मान लो, ये कनहरी पहाड़ है। देखो जरा, कन्हरी पहाड़ है ये। और वही कन्हरी पहाड़ के दूर में इधर रोड पे, यहाँ पे वही 4 लाइन वाला डिवाइडर के बीच में फोटो खिंचवा रहा है जो भी गए हैं।
अब वो लोग थोड़ा सा फोटो खिंचवाते खिंचवाते बोर हो गया, बैठ गया यहीं पे बीच में और बात कर रहा है आपस में। बोला भाई पहाड़वा का हाइट कितना होगा रे? अच्छा, अब वो लोग ऐसे बात तो कर रहे हैं हाइट कितना होगा पहाड़ का, है ना? अब ये लोग मेजर थोड़ी ना कर पाएगा। मेजर कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, चाह के भी नहीं कर पाएगा। फीता वित्ता लाएगा, क्योंकि कोई भी चीज को मेजर करने के लिए स्ट्रेट मेजर करते हैं। यहाँ ऐसे रखते हैं फीता, ऐसे खींचेंगे, टेप लाएंगे, ऐसे खींच के देखेंगे कितना है। अच्छा यहाँ 0 से शुरू हुआ, अच्छा 4 फीट तक गया, तो 4 फीट हाइट हो गया, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। अब उसका बेस कहाँ रखेंगे? ऐसा हो सकता है कि पहाड़ तो ऐसे ना रहता है, स्लैंटिंग रहता है हल्का, तो हम उसके पैरेलली जमीन पे रखेंगे एक फीता, एक स्ट्रेट फीता होना चाहिए, और फिर पैरेलली पहाड़ के टॉप पॉइंट को देखेंगे और ऐसे लाएंगे यहाँ पे, तभी इस तरीके से हाइट मेजर किया जा सकता है। पर उसके लिए हेलीकॉप्टर का जरूरत होगा, उतना तो कोई नहीं कर सकता। अब ये प्रॉब्लम आज के लड़का या लड़की के सामने ये प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग आज ना इस बात को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो बहुत पहले से होगा ना, बिफोर क्राइस्ट। तो ये लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार हम हाइट को कैसे मेजर करें, कैसे पता करें हाइट को। तो बहुत दिमाग लगा, तब जाकर के ये लोग एक कंक्लूजन पे आया इधर, है ना? और ये लोग पता किया कि आखिर कैसे हम हाइट को पता करें, वो बिना मेजरमेंट टूल का, फीता वीता वाला जो आता है ना मेजर करने के लिए स्केल, उसके पास कुछ नहीं है। एक बहुत आसान सा चीज है जो हम आसानी से पता कर सकते हैं, हम लोग खुद भी पता कर सकते हैं। दैट अगर मान लेते कि वो लड़का लड़की जो भी है वो यहाँ पे फिलहाल तो है ना, यहाँ पे है, और ये बहुत ही आसानी से पता किया जा सकता है कि आखिरकार ये पहाड़ से, उसके बेस से कितना दूर पे है वो बैठा हुआ, कितना दूर है वो, तो ये तो पता किया जा सकता है ना। क्या हाइट को यही ऐसे जो हम ड्रॉ कर रहे हैं बस हाँ ना बताना है? क्या ये हाइट मेजर, पहाड़ का हाइट मेजर करने का मतलब है क्या हम ये पता कर रहे हैं क्या? हाँ या ना? ठीक है, और ये हम लोग पता कर चुके हैं क्योंकि बहुत आसान है ये पता करना। बाइक से भी ले जाएंगे और यहाँ से बाइक स्टार्ट करेंगे, बाइक चलाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। बाइक में स्पीडोमीटर लगा रहता है, स्पीड पता चलता है और एक डिस्टेंस भी पता चलता है उसमें। तो डिस्टेंस तो मेजर कर लेंगे बाइक से ही, या फिर फीता भी ले आएंगे या स्केल से भी कर सकते हैं मेजर। तो पता चला कि ये 500 मीटर है, ऐसे मतलब कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है। ये तो मैं ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने से खुद से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? ये आसान है कि नहीं पता करना? ये आसान है। अब एक्चुअल में हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम कैसे आखिरकार पता कर सकते हैं हाइट ऑफ द माउंटेन, हाइट ऑफ द कन्हरी पहाड़। हाँ, अब यहाँ पे क्या किया गया, ये लोग क्या किया, वही जो फोटो खिंचवाने के लिए गया है उधर 4 लाइन की तरफ, वो ऐसे मतलब एक हॉलो पाइप लिया, पाइप तो नहीं इसलिए पाइप इसको बना रहे हैं, है ना? हॉलो पाइप लिया, देखो दिख रहा है, तो ये हॉलो पाइप है। अब ये क्या किया, यहां से इस तरीके से देखो, ये ऐसे किया, ऐसे हॉलो पाइप लगाया और हॉलो पाइप के हेल्प से ऐसे करके वो देख रहा है। किस चीज को देख रहा है? वो टॉप पॉइंट को देख रहा है, समझना, टॉप पॉइंट को। मतलब एक हॉलो पाइप के हेल्प से। अच्छा, हॉलो पाइप को जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि हम हॉलो पाइप का जरूरत क्यों, ऐसे भी तो टॉप पॉइंट को देख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। तो हॉलो पाइप का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि एक्चुअल में क्यों पड़ा भी पता चल जाएगा। तो पाइप से वो देख रहा है टॉप पॉइंट को। तो जिस, हम लोग जानते हैं कि लाइट, जो रे ऑफ लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो जो पाइप का डायरेक्शन है, क्या वही डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट आ रहा है क्या? वो विजन, रे ऑफ विजन, या फिर जो विजन ऑफ पाथ होगा, क्या इसी यहां से रिफ्लेक्टेड लाइट हर तरफ है, पर वो वाला रिफ्लेक्टेड लाइट जिस पाइप के थ्रू इंटर किया होगा उसके आईज में इंटर किया, हाँ या ना? तो हम यहां से एक बना दे क्या ऐसे कि ये उसका इसी रास्ते से वो देखा है, रे ऑफ लाइट आया है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज तो बोलते हैं जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे।
है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, चलो लाइन ऑफ, क्या इसको लाइन ऑफ, खुद से सोचो ना, क्या इसको लाइन ऑफ विजन नहीं बोल सकते? क्या बोल सकते कि नहीं बोल सकते? बोलो। विजन, लुक, है, गेज, सब अलग अलग मीनिंग। तो गेज मतलब घूर रहे हो, मतलब अल्टीमेटली देखने का ही एक अलग वर्ड है। ये सारा अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे तुम देख रहे हो। तो विजन हो या लाइन ऑफ साइट हो, क्या एक ही बात है क्या? हाँ या ना? लाइन ऑफ साइट, क्या इसी रास्ते से वो देख रहा है। अब ये पाइप को ये इसलिए यूज किया ताकि यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे सके हमें, एक लाइन नीचे में हमारे पास। तो ये डिस्टेंस, इसको हॉरिजॉन्टल, इसको बेस बोल सकते हैं। तो क्या वो एंगल को मेजर कर सकता है? क्या ये एंगल तो मेजर कर ही सकता है, क्योंकि उसके पास पाइप था। इस पाइप को एकदम फिक्स कर दिया, एकदम हिल नहीं रहा है ये पाइप। अब जमीन के साथ में बेस के साथ देखो, यहाँ पे कुछ गैप बन रहा है, रोटेशन बन रहा है इस तरीके से। अब हम लोग लाएंगे परकाल और कल लाएंगे, ऐसे रखेंगे, और वो जो 2 पॉइंट वाला परकाल होता है जिसमें पेंसिल नहीं लगता है, वो इसीलिए होता है। यहाँ पे एक पॉइंट रखेंगे और एक पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, ये पॉइंट, ओके। और जो चांद होता है हमारा इस तरीके से, है ना, चांद होता है। तो एक पॉइंट मेरा हाथ को समझ लो परकाल वाला है, वो वाला दोनों पॉइंट वाला नुकीला वाला यहां रखे और यहां रखे, ये है। अब वो 0 पे रखेंगे यहाँ पे, और ये ऐसे यहाँ पे रखेंगे। मान लो यहाँ पे आया, तो 0 से लेकर के ये जितना भी रिप्रेजेंट करेगा, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, ये है ना 30 डिग्री, उस प्रकाश से तो पता चल जाएगा, ये प्रोटेक्टर से। तो यहाँ पे कितना पता चला? बताओ बताओ। क्या हमको ये बताओ, क्या डिस्टेंस पता करना मुश्किल है कि हम कितने दूर पे खड़े पहाड़ से? नहीं। क्या ये पता करना मुश्किल है कि जो हम किसी भी पॉइंट को देखते हैं, उसको, उस लाइन को तो लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, लाइन ऑफ विजन बोल सकते हैं, कोई भी बता सकता है। क्या ये एंगल पता करना, लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, क्या ये एंगल जो पता किया, क्या ये पता करना मुश्किल था हमारे लिए? मुश्किल तो पहाड़ का हाइट पता करना है ना, हाँ या ना? बस अब ये सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। अब क्या है ना, ये जो हमारा चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, इसी प्रॉब्लम को लेकर के डील करता है। ट्रिगोनोमेट्री आता है कि, और ये बोलता है तुमको प्रॉब्लम हो रहा है हाइट पता करने में, हम है। ट्रिगोनोमेट्री बोल रहा है ये हम है, हम तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम जो तुमको मुश्किल हो रहा है हाइट पता कर पाना, हम बताएंगे। बच्चा बोल रहा है कैसे? बच्चा बोला कैसे? मतलब ठीक है, पहले तुमको कुछ सीखना पड़ेगा मेरे बारे में, ट्रिगोनोमेट्री को सीखना पड़ेगा, देन यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ दिस पहाड़ वेरी वेरी इजी, वेरी इजली। इज इट क्लियर? तो ट्रिगोनोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं ये पता चल पाया, ये हाइट पता करने के लिए। ट्रिगोनोमेट्री का सिर्फ यही एक यूज नहीं कि हम हाइट ही पता करेंगे, और भी बहुत सारे पर्पस है मैथमेटिक्स में, इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, इन द, है ना, इन द फील्ड ऑफ एरोनॉटिकल स्पेस, जितना भी आगे ब्रॉड स्टडी करते हैं, फर्दर स्टडी करते हैं, हायर स्टडी करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री का भर भर के यूज होता है। आया बात समझ में? और खास करके जहां पे ट्राइंगल का बात हो और ट्रिगोनोमेट्री ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता हायर स्टडी में। ठीक है, ओके, तो ये बात हुआ। अब हम ये बोलेंगे कि आखिरकार, जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, अभी कोई भी बोलेगा ना कि हाइट पता करना है, सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो हाइट पता करने के लिए अल्टीमेटली आप यही ना बोल रहे कि परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, हमें बेस तो मालूम है, बेस तो मालूम है। सर पाइथागोरस से तो पता हो ही जाएगा, उसमें तो पाइथागोरस यूज करके हम लोग किसी भी एक साइड को निकालते हैं। तो पाइथागोरस के हेल्प से वी कैन फाइंड P। हम बोलेंगे देखो तुम निकाल तो सकते हो, पर क्या तुम्हारे पास B और H का वैल्यू है? अगर B H होगा देन यू विल हैव ओनली वेरिएबल इज P। अगर B और H का वैल्यू पता है तो ओनली वेरिएबल कौन हुआ? P। देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ P।
But in this scenario, in this case, I have not P. Also, I haven't the value of H. ये भी नहीं है, P भी नहीं है, H भी नहीं है. How can I find the value of B? Because with the help of one equation, we can find only one variable. With two equations, you can find the value of two variables. पाइथागोरस तो एक इक्वेशन है ना, तो एक ही वेरिएबल बताएगा. या तो वो h बता पाएगा, या तो वो b बता पाएगा, या तो वो p बता पाएगा. और वो भी कब? अगर b पता करना तो p और h का वैल्यू पता होना चाहिए, तब हम लोग b बता सकते हैं. फिलहाल मेरे केस में यहाँ p पता करना है, तो p पता करने के लिए मेरे पास b होना चाहिए था जो कि है, h भी होना चाहिए था जो कि नहीं है. अब ये वाला डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? सोच के देखो प्रैक्टिकली. हवा में ये डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? कौन मेजर करेगा? नहीं है ना. तो ट्रिग्नोमेट्री आता है और इस चीज को आसान बना देता है. पाइथागोरस हमेशा ये स्टेटमेंट देता रहता है कि तुम हमें दो साइड दे दो, हम तुमको तीसरा साइड दे देंगे. ट्रिग्नोमेट्री बोलता है तुम हमको एक साइड दे दो, हम तुमको दूसरा और तीसरा साइड भी बता देंगे. ये उसके पास कैपेसिटी है. लेकिन वो उसका कंडीशन ये भी है कि ट्राइंगल सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए. मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एप्लीकेबल है in right angle triangle only, in right angled triangle only. तो ये बात है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो वही वर्क कर पाता है अगर ट्राइंगल राइट एंगल. तुम सोचोगे कि हम आइसोसेलेस में काम करवा ले ट्रिगोनोमेट्री से, नहीं करेगा. स्केलन में करवा ले, नहीं करेगा. या इक्विलैटरल कुछ भी हो अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग अप्लाई यूज नहीं कर पाएंगे. वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में काम करता है. क्या था इसका स्टेटमेंट? पाइथागोरस का क्या है? दो साइड दे दो, हम तीसरा दे देंगे. ट्रिगोनोमेट्री बोलता है कि तुम हमें एक साइड दे दो, हम तुमको पहला और दूसरा साइड भी दे देंगे. लेकिन उसका एक कंडीशन है, मांग है रहता है कि तुम हमें एक साइड दे दो, एक साइड और एक एंगल दे दो. बस एक एंगल दे दो, बस उसका यही स्टेटमेंट है. एक साइड है ना, एक साइड और एक एंगल, बस उसका यही डिमांड है. इतना क्राइटेरिया फुलफिल कर दो, ट्रिगोनोमेट्री खुशी खुशी से वो दूसरा तीसरा साइड भी दे देगा. ठीक है, आया बात समझ में कि ट्रिगोनोमेट्री जो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है ये, कि हम लोग इस चैप्टर में करने क्या वाले, क्यों पढ़ने वाले हैं, ये बात समझ में आ रहा है क्या? तो बिना टेप बिना स्केल का हम लोग हाइट को मेजर कर सकते हैं. मुश्किल से मुश्किल पहाड़ का, कोई भी बिल्डिंग का, किसी भी चीज के हाइट को, जरूरी नहीं है सिर्फ हाइट. अगर मान लो कि बोर्ड में लिखा हुआ है हाइट ऑफ दिस पहाड़ इज दिस मीटर और दिस सेंटीमीटर व्हाटएवर, सो कैन यू फाइंड that at what distance you are standing from the पहाड़? तो मतलब कि उस केस में हमें हाइट पता है तो हम ये पता कर सकते हैं आखिर हम कितने दूरी पे खड़े हैं. या फिर हम ये भी पता कर सकते हैं कि एक्चुअल में जब हम देखते हैं तो लाइन ऑफ विजन बनता है, लाइन ऑफ साइट बनता है. तो ये पॉइंट और ये टॉप पॉइंट के बीच में वो स्लैंट हाइट कितना है वो भी पता किया जा सकता है. तो वो तो एग्जाम्पल ये थे कि हम P बता सकते हैं, हम एक्चुअल में B भी बता सकते हैं, हम H भी बता सकते हैं, हम P भी बता सकते हैं. कुछ भी बताया जा सकता है जब एक साइड और एक एंगल दिया हो इन राइट एंगल ट्राइंगल. ये बहुत जरूरी है. क्या ये पूरा बात समझ में आ गया कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है, क्या करने वाले हैं हम लोग? अल्टीमेटली ऐसे समझ लो कि हम लोग इसमें साइड्स को मेजर करना सीखेंगे और एंगल्स को भी मेजर कर सकते हैं. हाँ, एडजेसेंट एंगल क्या है? कौन है एडजेसेंट एंगल इसमें? अच्छा, ये 30 डिग्री और वो एंगल, यही दोनों हम लोग पता, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहे तो एक एंगल तो 90 होगा ही, बच गए दो, तो दोनों में से कोई एक एंगल दिया रहना चाहिए. अब दोनों एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से कम ही होगा, क्योंकि एक अकेले 90 हो चुका है, तो दोनों का सम कितना होगा? 90. इसका अगर दोनों का मिला करके 90 हो रहा है, इसका मतलब दोनों ही 90 से कम है. आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये चैप्टर में क्या करने वाले समझ में आ गया होगा.
अब ये एक्चुअल में फाइंड आउट करने के लिए कुछ हमें टेक्निक सीखने पड़ेंगे, है ना, कि है क्या, कैसे काम करता है, प्रोसेस क्या है, किन चीजों का यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बोलता है कि चलो बता तो दिए तुमको कि तुम अगर हमको पढ़ लेगा तो क्या क्या बेनिफिट्स तुमको मिलेगा, ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये बोलता है कि मेरे बारे में कुछ जान लो पहले, हम चीज क्या है। चलो, तो ये हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो चैप्टर्स हैं, क्या क्या पढ़ाई करना है उसमें जरा देखो, उसका हम कंटेंट बता रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो द वेरी फर्स्ट वन इज, जो पहला चीज पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री बताता है हम लोगों को कि पहले हमको क्या क्या कैसे सीक्वेंस वाइज में पढ़ाई कर सकते हो। तो पहला चीज है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, ये पढ़ना है सबसे पहला, चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाई करना है हम लोगों को। फिर दूसरा हमें पढ़ाई करना है, अच्छा एक बात बता देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्रिक जो इतना बड़ा सा वर्ड है ना, इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ट्रिग्नोमेट्री कहीं पे भी दिखाई देगा ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको सिंपली, इतना बड़ा वर्ड है चूंकि, और हम अपने कैलकुलेशंस में बार बार ट्रिग्नोमेट्रिक 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 वर्ड का यूज करेंगे, तो ये काफी ज्यादा ये हो जाता है, थोड़ा वो वर्ड नहीं मिल पा रहा हमको, वो बार बार, हाँ कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, जैसे नहीं होता है। अगर इफ यू आर राइटिंग ऐसे ऑन समथिंग आर्टिकल ऑन समथिंग लाइक राम पे अगर हमको लिखना है तो हमको राम 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 कितना बार बोलना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई वी यूज प्रोनाउन, ही बोलेंगे अब उसके प्लेस, राम के प्लेस पे, तो इट मेक्स इजी एंड इट डजंट लुक लाइक टेडियस। सो यस, वो टेडियस हो जाता है इस वर्ड को अगर इतना बड़ा बड़ा यूज करेंगे। सो दैट्स व्हाई वी यूज ओनली टी, एंड दिस टी रिप्रेजेंटिंग दिस वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यू कैन राइट टी रेशियो। इज इट क्लियर? बोलो बोलो, टी रेशियो, यू कैन राइट टी रेशियो। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, वो हमें पढ़ाई करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। तो क्या उस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, ये है। फिर हमारा तीसरा जो चैप्टर आता है वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर फोर्थ आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और फिफ्थ आता है कि जो हम सीख गए इनका यूज क्या है आखिर, है ना, दैट इज वी कॉल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ टी रेशियो, ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये बोलते हैं सिंपली। ये हमारे एनसीईआरटी में इसी चीज को एक और नाम दिया गया है, एक चैप्टर ही ना बोल दिया गया, हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये पढ़ाई करना है हम लोगों को, बस क्यों पढ़ाई करना है उधर पता है, आ रहा बात समझना। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, नंबर 1 से। वैसे ये बता दे कि इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटा दिया गया तो फिर क्यों ही इस पे इसको पढ़ाई करना। लेकिन अगर तुम लोग बोलोगे कि पढ़ना है तो पढ़ा देंगे हम, नहीं, ठीक है। बात तो सही है। तो ये पूरा स्टोरी समझ में आया क्या है। चलो
आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज। अच्छा, ये थोड़ा सा हम यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहेंगे एक्चुअली में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, एक्चुअली में यहाँ एक्यूट एंगल्स होना चाहिए, ऑफ एक्यूट एंगल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ये आ गया बात समझ में? चलो तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग, इसको हटाते हैं पहले। तो चैप्टर 1, टी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। ठीक है, अब कैसे पढ़े, क्या है ये चीज, क्या है, उस चीज को समझना पड़ेगा। तो और ये हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज ओनली एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? होगा ही होगा, है कि नहीं? सो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर इसको सीखना है टी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, तो उसके पहले सबसे पहले हम लोगों को ये टी रेशियोज को देखना पड़ेगा, ये चीज क्या है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं टी रेशियोज, ये समझना पड़ेगा कि ये चीज क्या है, टी रेशियोज है क्या, है ना? तो किसी भी चीज को अगर जानना है ना, सच में जानना है कि आखिर ये चीज क्या है, हमको पता करना है, एकदम जानना सीखना है, तो उसके लिए उसके डेफिनेशन पे जाओ। कभी भी कुछ भी चीज सीखना हो, चाहे वो फिजिक्स का बात कर रहे, केमिस्ट्री का बात कर रहे, मैथमेटिक्स में कोई भी टर्म को जानना है, then just go through the definition of that particular term, you will know what is the matter। ठीक है, तो हम इसके डेफिनेशन पे जाएंगे और डेफिनेशन को देखेंगे कि तभी टी रेशियोज के बारे में पता चल पाएगा। तो टी रेशियो का डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the ratio, as the ratio, नाम में ही रेशियो लगा हुआ है तो रेशियो का ही तो बात होगा ना। रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये हम लोग लिख सकते हैं, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, बस यही है डेफिनेशन इसका। अच्छा, टी रेशियो क्या होता है? टी रेशियो होता है डिफाइंड एज द रेशियो। एक रेशियो आएगा यहां पे, पता ही है कि यहाँ पे लेफ्ट में कुछ आएगा टर्म और राइट में कुछ आएगा और बीच में ऐसे साइन रहता है, इसी को रेशियो बोलते हैं। तो ये टी रेशियो क्या बोल रहा है? टी रेशियो इज द डिफाइंड एज द रेशियो। अच्छा, ये रेशियो है, ओके। किस चीज का रेशियो? साइड्स का रेशियो, राइट एंगल ट्राइंगल का। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका साइड्स का रेशियो सोचो। तो कोई बच्चा ऐसा जरूर सोच सकता है कि सर हम तो साइड यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे भी साइड सोचेंगे हम, और यहाँ पे भी हम साइड ही सोचेंगे। बोलेंगे ठीक है, अब साइड सोच रहा है तो वो एक बार सोचेगा कि हम BC इज टू, कुछ भी सोच सकता है, उस पे डिपेंड कर रहा है, हम पे डिपेंड कर रहा है, हम क्या सोचेंगे, तुम क्या सोचोगे, इस तरीके से अपना अपना डिपेंड करता है। ये जो रेशियो निकल करके आया, कैन वी से दिस इज अ रेशियो ऑफ साइड्स? हाँ या ना? एंड दिस इज एक्चुअली टी रेशियो, यही है टी रेशियो। तो टी रेशियो को समझना थोड़ा ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम लोग समझ चुके हैं टी रेशियो होता क्या है। अब सुने होंगे कि देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज साइन, थीटा, इसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। कॉस थीटा, टैन थीटा, है ना,
कॉसेक थीटा, फिफ्थ वन इज सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। कभी इमेजिन किया कि वाई देर आर ओनली 6? वाई देर आर ओनली 6? बता, सोची हो? नहीं, और भी क्यों नहीं? 4 क्यों नहीं? 5 क्यों नहीं? 7 8 क्यों नहीं? वाई 6? अगेन डेफिनेशन पे जाओ, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज टी रेशियो? ये सारे टी रेशियोज हैं, साथ में इसको नहीं भूलना है, एक्यूट एंगल्स हम लोग बात करेंगे अभी। तो वाई देर आर ओनली 6 टी रेशियोज, इसका आंसर ढूंढे हम लोग। जानना है कि नहीं जानना है? चलो ढूंढते हैं। तो ये तो पता चल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है क्या। साइड्स का रेशियो निकालो, टी रेशियो निकल गया। ठीक है, इसको हटाते हैं। तो हम लोग पता करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पता करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करना है तो अभी हम लोग देखे थे कि टी रेशियो पता करने का मतलब है एक रेशियो पता करना। एक रेशियो किस चीज का? साइड्स का रेशियो, है ना? किसका? साइड्स का रेशियो। ओके, तो साइड्स का रेशियो पता करते हैं। अब यहां पे पॉसिबिलिटी का बात होगा कि कितना साइड्स का रेशियो हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए बी से। तो क्या ए बी के साथ में अगर हम रेशियो बनाना चाहें तो क्या ए बी इज टू बी सी नहीं बनेगा? And this is a ratio of sides of a right angle triangle. So yes, definitely this is a trigonometric ratio. This is T ratio. Why this is T ratio? According to the definition, T ratio is the ratio of sides. ये ratio of sides है. So that's why we are saying that this is trigonometric ratio. एक बच्चा बोल रहा है कि नहीं सर, हम आपका बात कैसे मान ले? ए बी इज टू बी सी आप बोल रहे हैं, हम मेरा मन कर रहा है कि ए बी इज टू बी सी नहीं, हम ए बी इज टू ए सी हम सोचेंगे। बोलेंगे ओके सोचो, तो वो ये सोच रहे हैं। तो अगर हम ए बी को फर्स्ट में रखें, ए बी को फर्स्ट, सेकंड में नहीं, सेकंड में ए सी है, सेकंड में बी सी है, फर्स्ट में हम ए बी को रखें अगर, तो यही दोनों पॉसिबिलिटी है और पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर वो बोला बच्चा कि नहीं 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 नहीं, आपको कौन बोल दिया? डेफिनेशन में तो ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि ए बी विल बी इन द फर्स्ट पोजीशन। सेकेंड में भी तो हो सकता है ना। तो वो क्या बनेगा फिर? अगर बोले ठीक है तेरा बात मान लेते हैं, तो बी सी इधर आना पड़ेगा। फिर उसके बाद को, उसका बाद भी तो लॉजिकल कर रहा है ना, सही बात कर रहा है वो। कहीं नहीं बोला गया कि ए बी ही होना चाहिए फर्स्ट में, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको चेंज करना पड़ गया। फिर इसको भी चेंज करना पड़ जाएगा हमको। उसके बाद वो जो हमको बोला कि आपको कौन बोल दिया ए बी पहले, तो हम बोले ठीक है तेरा बात मानते हैं, चलो ए बी सेकंड में कर दिए। और कुछ बोलना चाहते हो? तो बोला कि अब और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, जो था पॉसिबल यही है, ए बी से रिलेटेड। ए बी से रिलेटेड इतना ही सारा रेशियोज बनाया जा सकता है। आया बात समझ में? अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं स्कूल में, क्लास में। अब वो बोलता है कि हम ए बी से नहीं सोचेंगे, हम बी सी से सोचेंगे, बी सी को प्रायोरिटी देंगे। तो बोले बी सी के रिस्पेक्ट में रेशियो हम बनाना चाहते हैं। तो बीसी के रिस्पेक्ट में अगर हम बनाएंगे तो बीसी के साथ रेशियो कौन कौन बनाएगा? एक तो ए बी बनाएगा और एक ए सी बनाएगा। तो बीसी इज टू ए सी हो जाएगा और एक हो जाएगा बीसी इज टू ए बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर से वही सवाल, बीसी को कौन बोल दिया कि फर्स्ट में रखना है? तो बोलेगा कि नहीं हम बीसी को सेकेंड में सोचना चाहते हैं। बोले ठीक है सोच लो। तो फिर बदलना पड़ेगा, ए सी इज टू बी सी करना पड़ेगा और यहाँ पे बी सी सेकेंड में जाएगा तो ए बी फर्स्ट में आ जाएगा, तो ए बी इज टू बी सी हो जाएगा। फिर थर्ड बच्चा आता है, बोलता है कि आप ए बी को प्रायोरिटी दिए, बी सी को प्रायोरिटी दिए, ए बी को प्रायोरिटी, बी सी को, ए सी को तो मिला ही नहीं, चलो हम ए सी के रिस्पेक्ट में स्टार्ट करेंगे रेशियोज बनाना। तो ठीक है ए सी, तो ये हो गया ए सी। अब ए सी के साथ में क्या क्या बन सकता है? ए सी के साथ में ए बी और बी सी बना सकता है रेशियो मिल करके, दोनों मिल करके। तो ए सी के साथ में अगर रेशियो बनाएगा तो कौन बनाएगा? ए बी बनाएगा। हो सकता है कि ए सी के साथ मिल करके ए बी नहीं बी सी बनाए। फिर वही बात कि कौन बोल दिया कि ए सी ही फर्स्ट पोजीशन में होगा? हम तो बोले थे ए सी को लेकर के रेशियो बनाना है, हम ये नहीं बोले कि ए सी को फर्स्ट में रखना है, उसको सेकेंड में भी रखा जा सकता है। तो ये बदल जाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली ए बी इज टू ए सी करना पड़ेगा और यहाँ पे बी सी
इज टू AC करना पड़ेगा। हम सभी साइड्स को प्रायोरिटी दिए हैं, जितना भी पॉसिबल रेशियोज बनाया जा सकता था बना चुके हैं। अब इसके अलावा कोई भी रेशियो नहीं बन सकता है। तुम लोग अगर बना सकते हो तो बताओ हमको, नहीं ना? तो इतना ही है पॉसिबल, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेशियोज बना है। तो 6 फिर ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, रेशियो ऑफ साइड्स है ना ये, और रेशियो ऑफ साइड्स को क्या बोलते हैं? तो क्या यही लोग टी रेशियोज है क्या? तो यहां तो 12 है और टी रेशियोज एक्चुअल में 6 होता है। क्यों? अब देखो, अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई काम करते हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल करेक्शन करना है ना, कोई कॉपी करेक्शन करना है, तो हम अभी करेक्शन कर लिए, रोल नंबर 1 to 5 करेक्शन कर लिए, कॉपी चेक हो गया। तो जब हम 2 दिन के बाद सो के उठेंगे, कहीं गए थे वापस आए, तो स्टार्ट 6 से करेंगे ना, 1 to 5 को दोबारा चेक क्यों करेंगे हम? सोच के देखो, जो काम हम कर चुके हैं उसको दोबारा करना है क्या? नहीं। तो AB to BC जब मेरे पास है, जब AB to BC जब मेरे पास है, तो फिर AB to BC दोबारा क्या कर रहा है काम यहां पे? क्यों? हम जब ये वाला टी रेशियोज यहां पे पढ़ चुके हैं, सेम टी रेशियोज यहां पे भी है, क्यों पढ़ाई करेंगे उसके? सेम चीज को यहां थोड़ी ना फिर लिखेंगे। तो ये तो गया ना, फिर खत्म। क्यों ऐसा खत्म क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली में इसके बारे में बात हो चुका है, तो दोबारा नहीं बात करेंगे उसके बारे में। AB to AC, AB to AC है, तो ये 2 बार एग्जिस्ट कर रहा है, 2 बार क्यों स्टडी करेंगे इसके बारे में? स्टडी तो 1 बार होगा ना। BC is to AC है, BC is to AC, यहां देखो अगल आसपास में, 2 बार क्यों स्टडी करना? तो दोनों में से किसी एक को कैंसिल करो, हो गया कैंसिल। AC is to AB है, तो AC is to AB यहां क्या कर रहा है? AC is to AB हम स्टडी कर लिए ना यहां पे, तो यहां क्यों करना है फिर? आ रहा है बात समझ में? बोलो बोलो। 1 2 3 4 5 6 7, तो एक और हटेगा, फिर कौन हटेगा? कोई तो डबल है यहां पे। तो BC is to AB है, और नहीं, यहां पे क्यों? ठीक है, BC is to AB। देखो कि कहीं कोई तो डबल, कोई 2 टाइम्स आ रहा होगा, कौन आ रहा है पता करो। AC BC, हाँ देखो ये, तो ये दोनों 2 बार आ रहा है, तो एक ही बार स्टडी करेंगे, तो ऑब्वियसली एक को हटाना पड़ेगा। तो यहां पे देख लो कितना क्रॉस हुआ, 1 2 3 4 5, और यहां पे बच कितना रहा? 1 2 3 4 5 6 7, तो कोई और मैच कर रहा है, फिर कौन कर रहा है? BC AC, हाँ BC is to AC है, यहां पे BC is to AC है, 2 बार आ रहा है ये दोनों, स्टडी तो एक ही बार किया जाएगा ना। अब कोई ऐसा है जो मैच कर रहा है? नहीं, सब लोग अलग है, अलग है। जो भी 2 टाइम्स था उसको हटा दिए, 1 2 3 4 5 6, और ये 6 का 6 बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, इसलिए स्टडी करेंगे इन 6 को लेकर के। These are the 6 ratios of sides. Ultimately, these are 6 ratio of sides, or you can say these are 6 T ratio. 6 T ratios. 6 ratios of sides, 6 T ratios. तो बात फिर आ जाएगा कि क्या नहीं समझ आ रहा, उधर साइन है T रेशियो, और फिर इधर आप T रेशियो को साइड्स को लेकर के बताते हैं। तो ये चीज और ये चीज अलग नहीं है। अलग नहीं है क्या? मैथमेटिक्स में अलग नहीं होने का मतलब होता है कि यहां पे कोई एक जन और यहां पे कोई एक जन बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? अब ये कौन किसके बराबर है, जैसे, तो वो अब हम लोग बात करेंगे यहां पे। तो पहले देख लेते कि कौन कौन बचा हुआ है। यहां पे बच गया है AB is to BC, यहां पे बचा हुआ है AB is to AC,
यहां पे बचा हुआ है AC इज टू AB, यहां पे बचा हुआ है BC इज टू AB, और बचा हुआ AC इज टू BC, और बचा BC इज टू AC। ये 6 का 6 बचा हुआ है। तो जब हम उसको वहां लिख चुके हैं तो फिर यहां से तो हटाएंगे ही, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी था जिसको स्टडी नहीं करना था, मतलब वो लोग कहने का मतलब है 2 टाइम आ गया तो हटा दिए हम। अब यहाँ पे रैंकिंग दिया जाएगा, जैसे यहाँ रैंक दिया हुआ, साइन को 1, कॉस को 2, टैन को 3rd, कॉसेक को 4th, इस तरीके से। तो इधर भी हम रैंकिंग देना चाहते हैं, ठीक है। तो वो रैंकिंग देखो हम दे रहे हैं, है ना। रैंक 1 मिल गया इसको, ठीक है। इसको रैंक 2 दिया गया है, ठीक है। इसको रैंक 3, ओके। और इसको 4, और इसको 5, बच गया ये, तो इसको 6 ही दिया जाएगा, हाँ कि ना। चलो ठीक है, रैंकिंग समझ में आ गया, रैंकिंग समझ में आ गया, हाँ आ गया ना। क्या, अच्छा हाँ हम खुद किए तो समझ में तो नहीं आना चाहिए, है कि नहीं। तो रैंकिंग कैसे किया गया है, मैथमेटिशियंस जो हैं इनको प्रूव किए हैं कि हम साइन थीटा को 1 है और यहाँ 1 है BC इज टू AC, ये भी टी रेशियोज है, ये भी टी रेशियोज है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है। तो ये इसमें से कोई एक जन, इसमें से कोई एक जन, दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक। क्या होगा, और ये ऐसे रैंडम नहीं किया है, कोई भी चीज मैथमेटिक्स में रैंडम नहीं होता है। तो मैथमेटिशियंस इसको प्रूफ किए हैं, वो प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज हम लोग नहीं सीखेंगे अभी फिलहाल। तो यहाँ पे बोला गया कि ठीक है, कौन है, साइन थीटा है पहला रैंक, और यहाँ पे पहला रैंक किसको मिला है, BC इज टू AC को, BC is to AC को। So this is ratio of sides, or you can say this is T ratio and this is also T ratio। तो एक्चुअल में इनको रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये वर्ड्स आए हुए हैं, साइन कॉस टैन, दीज आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये एक्चुअल में रेशियो ऑफ साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन, ये वाले, ये जो लोग हैं ना यहाँ पे 6, यही तो टी रेशियोज है, और एक्चुअल में डेफिनेशन में टी रेशियोज ये लोग बना है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हम लोग कैसे पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन टी रेशियोज को रिप्रेजेंट करने के लिए ही ये साइन कॉस टैन आया है। आ रहा बात समझ में। सो इन प्लेस ऑफ पोटेशियम यू राइट K, सो इन प्लेस ऑफ BC इज टू AC यू विल राइट साइन। इज इट क्लियर। तो सेकेंड रैंक किसको मिला है, बताओ बताओ, कॉस को मिला है, कॉस, और सेकेंड इधर किसको मिला है। सो AB इज टू AC को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आ रहा है, कॉस आ रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। थर्ड रैंक किसको मिला है, थर्ड रैंक मिला है यहाँ पे, उधर से टैन को मिला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि थर्ड रैंक जो BC इज टू AB है, ये रेशियो ऑफ साइड से यही है टी रेशियो। इस वाले टी रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए टैन आएगा, कौन आएगा, टैन आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ वाला जो यहाँ पे रेशियो ऑफ साइड्स यू से टी रेशियोस, फोर्थ टी रेशियो कौन है, ये वाला है फोर्थ टी रेशियो, AC इज टू BC। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आएगा कॉसेक, कौन आएगा, कॉसेक आएगा। फिफ्थ वाले टी रेशियोस को रिप्रेजेंट, AC इज टू AB को रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा सेक आएगा। सेक बोलेगा कि हम इस AC टू AB को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब सेक थीटा का वैल्यू वो होगा,
आ रहा है बात समझ में? और जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ यहां पे कौन है? सिक्स्थ ये है, ए बी इज टू बी सी, ए बी इज टू बी सी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा कॉट। कौन आएगा? कॉट आएगा। आ रहा है बात समझ में? बोलो बोलो, आ गया? अब ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कॉट ही क्यों आया, तो इनके लिए प्रूफ्स, वो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग नहीं देखेंगे उस चीज को, ठीक है? अच्छा, रेशियो कहने का मतलब क्या ये चीज कह सकते हैं? BC अपॉन AC। फिर क्या ये क्या बनेगा? AB अपॉन AC। ये क्या बनेगा? BC अपॉन AB। ये क्या बनेगा? AC अपॉन BC बनेगा। ये बनेगा AC अपॉन AB। और ये क्या बनेगा? AB अपॉन BC। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये छुप गया क्या? नहीं, ठीक है, ओके। अब आते हैं वापस यहां पे लिखा हुआ सिर्फ टी रेशियोज तब से बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे टी रेशियोज के साथ में ये लगा हुआ है। अभी हम लोग देखे थे कि हम लोग इस साइन को, कॉस को, टैन को, कॉसेक को, सेक को और कॉट को, इन्हीं को टी रेशियोज बोला जा रहा है। लेकिन यहां लिखा टी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स, मतलब ये सब लोगों के साथ में यहां पे एक्यूट एंगल्स आएंगे। कौन आएगा? एक्यूट एंगल्स आएगा, साइन के साथ, कॉस के साथ, टैन के साथ। और एक्यूट एंगल्स के नाम पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो एंगल है। अगर हम एक्यूट एंगल का बात करेंगे ना, अगर हम एक्यूट एंगल्स का बात करेंगे तो सिर्फ यहां पे एंगल ए और एंगल सी है, बस यही दोनों, क्योंकि एंगल बी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल्स तो ए और सी है। तो यहां पे इन सारे टी रेशियोज के साथ में या तो यहां पे एंगल ए आएगा या तो एंगल यहां पे सी आएगा। दोनों से कुछ भी आ सकता है, दोनों सही ही होगा। अब वो मेरे पे डिपेंड करता है कि हम कौन से एंगल को यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा बात डिपेंड करेगा एक कॉन्सेप्ट पे, और वो कॉन्सेप्ट है ये कि हमको ये बताओ कि इस ट्राइंगल में जो साइड्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 90 डिग्री के सामने होता है, उस साइड को क्या बोला जाता है? H फॉर हाइपोटेनस बोलते हैं क्या? और बाकी बचे हुए दो साइड्स को क्या इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं क्या? और इसको बेस बोलते हैं क्या? हाँ या ना? पर जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री का बात आता है, हम सिर्फ 90 डिग्री के सामने वाले साइड को जानते हैं, वो है हाइपोटेनस। इन दोनों साइड्स को हम नहीं जानते, कौन बनेगा बी और कौन बनेगा पी, ये बात हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो कौन डिसाइड करेगा? एक्यूट एंगल डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? सो अबाउट विच एक्यूट एंगल यू आर टॉकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक दिस वन। कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि बात तो यहां पे दो एंगल्स है ना, देयर आर टू एक्यूट एंगल्स। सो कौन से एक्यूट एंगल के बारे में बात हो रहा है यहां पे, पहले वो डिसाइड करना पड़ेगा, पहले वो सोचना पड़ेगा। बताओ कौन सा एंगल, ए या सी? ए, चलो ए। इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, इस वाले एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो इसके सामने जिस तरीके से 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस, तो जिस भी एक्यूट एंगल को कंसीडर करेंगे, फिलहाल तो यहां पे एंगल ए को कंसीडर किया गया है, इसलिए इसके सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोला जाएगा। एच पी बच गया बी। और ये भी बोल सकते हैं कि एंगल से जुड़ा हुआ साइड को बेस बोलते हैं। एंगल से जुड़ा हुआ साइड ये भी है, तो दैट इज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, सो दैट्स व्हाई इट इज हाइपोटेनस। इज इट क्लियर? तो जिस भी एंगल, जो एक्यूट एंगल के बारे में बात करेंगे, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं, यहां पे है वो हमारा एंगल, सो लेट्स रिप्रेजेंट दिस एंगल बाय x डिग्री, और यू कैन राइट हियर थीटा। थीटा
is a symbol to represent any angle. Like theta can be 20 degree, theta can be 30 degree, like this. हाँ, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा आता है, जैसे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई जेड आता है। ऑल्सो यू कैन टेक एक्स, इट इज नॉट कंपल्सरी टू टेक थीटा ओनली, बट जनरली इन ट्रिग्नोमेट्री we use theta, we use many different symbols also, but theta is the favorite symbol. So जब फेवरेट का बात आता है तो हम लोग के सामने सब कुछ ब्लर हो जाता है, सिर्फ उसी को देखते हैं। तो इन द सेम वे वी सी ओनली थीटा। फाई भी ले सकते हैं, फाई इसको फाई बोला जाता है। यू कैन टेक अल्फा, साइन अल्फा, in place of theta, in place of phi, you can write alpha, like x, y, z. It is same, alpha, beta, theta. ठीक है? तो ये कोई परेशानी वाला बात होना नहीं चाहिए। तो अगर हम एक्यूट एंगल C को कंसीडर कर रहे हैं, किसको कंसीडर कर रहे हैं? तो उसके सामने कौन सा साइड है? बताओ, नाम बताओ। AB। तो एंगल के सामने कौन होता है? तो अगर ये H, ये P, तो ये कौन? बेस। तो बेस और परपेंडिकुलर जो हमारा स्टीरियोटाइप बना हुआ है दिमाग कि अरे जो ऐसे वाला साइड होगा उसको बी बोलेंगे, जो ऐसे खड़ा होगा उसको पी बोलेंगे, ऐसे ही सोचते थे हम लोग। तो वो बात नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले एंगल को देखेंगे कि एंगल कहाँ पे है, कौन से एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, उसके हिसाब किताब से फिर पी और बी बनाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। तो these are meaningless। हाँ, ये क्या है? मतलब मीनिंगलेस वो कैसे बोल दिए? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, क्योंकि इसके साथ में एंगल नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ टी रेशियो सिर्फ, या फिर टी रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स। ऑफ एक्यूट एंगल्स पूरा समझना पड़ेगा। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते टी रेशियो, टी रेशियो, टी रेशियो, लेकिन हम लोग वो बात अंडरस्टूड होता है ऑफ एक्यूट एंगल्स। यहां पे टी रेशियो किसको लेकर के बात हो रहा है? एक्यूट एंगल्स को लेकर के। तो यहां पे एंगल्स को आना पड़ेगा। अगर एंगल्स नहीं तो ये सिंपली एक अक्षर लिखा हुआ है SIN, सिन है ये, CS कोस है ये, TN टैन है ये कॉसेक है, सेक कॉट है, पता नहीं क्या वर्ड है इसका। मतलब एप्पल भी नहीं होता है, सेब भी नहीं होता, एक रैंडम सा वर्ड बस लिख दिया गया है कुछ अक्षर को कंबाइन करके। COT कॉर्ड नहीं सर, हमको तो नहीं पता ये है या चीज क्या है, हमको नहीं पता। जैसे यहाँ पे एंगल इंट्रोड्यूस होगा ये मीनिंगफुल बन जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा जैसे एंगल आएगा। अब एंगल इसके पास दो ऑप्शन है, एंगल A या तो एंगल C। तो ये तो पूरा का पूरा मेरे पे डिपेंड करता है। और चूंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक्सेप्ट करता है कि ऐसे, अरे यार उसको P बनाओ ना, उसको P बनाओ ना। जब जैसे हम लोग सोचते आए हैं, जैसे खड़े वाले को P सोचते हैं हम, तो उसको P बनाने के लिए एंगल हमको कहां लेना चाहिए? A को कंसीडर करना चाहिए क्या? दिस मीन्स इस एंगल A को हम थीटा सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? इसका वैल्यू कितना है? थीटा है। तो यहां पे आएगा साइन थीटा, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल A। अब क्या इन वर्ड्स के साथ में एंगल आ गया? कौन है ये एंगल? A को ही थीटा बोल रहे हैं ना। कौन है ये एंगल थीटा? ये है थीटा A मतलब एक्यूट एंगल। तो थीटा एक्यूट एंगल है। थीटा कौन है? तो क्या ये बन गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स। तो कॉस के साथ में एंगल, क्योंकि हम पूरा का पूरा अभी A के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं अभी हम, तो कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अच्छा, दिस डजंट मीन दैट दिस साइन एंड दिस थीटा आर मल्टीप्लाइंग। दिस इज अ कंप्लीट पार्ट, है ना, ये कंप्लीट पार्ट है। ऐसे मत सोचना कि साइन और थीटा के बीच मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है, एकदम सेम एक कंप्लीट चीज है, सटा हुआ चीज है। जस्ट लाइक इन माय बॉडी हैंड इज अ पार्ट। ये ऐसा नहीं कि बीच में कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बात समझ में, दिस इज एक क्या बोलते हैं, पार्ट है, मतलब इसके बिना मीनिंगलेस हो जाएगा चीज, है कि नहीं। तो इन द सेम वे साइन के साथ में थीटा है, तो ये कंप्लीट पार्ट है,
ऐसा सोचो कि कंप्लीट पूरा कुछ इसके बीच में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पे देख पा रहे हो कि साइन के साथ में यहाँ पे थीटा आया, कॉस के साथ में थीटा आया, टैन के साथ थीटा, कॉसेक के साथ थीटा, सेक के साथ थीटा, क्वाट के साथ थीटा, सारे के साथ यहाँ पे एंगल्स भी है। बिना एंगल्स का ये लोग पूरा का पूरा मीनिंगलेस है, बिना एंगल्स का। क्लियर है ये बात? अब आगे थोड़ा बात करते हैं, और हमको फैन लगा देना चाहिए था, नहीं? हाँ ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। हम तो बोले ही कि मेरे पास दो ऑप्शन है। हाँ मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। आ रहे उस पर चेंज आएगा, आएगा आएगा। देखो अभी तुम लोग खुद उसका वैल्यूज निकाल के हमको बताओगे तुम लोग, है ना? अभी देखना कैसे होगा। अब हमको ये बताओ, पहले हमको ये बताओ पहले कि थीटा है, वैल्यूज भी है, बीसी का मतलब क्या है? तो क्या इन प्लेस ऑफ बीसी कैन वी राइट पी? इन प्लेस ऑफ एसी एच, इन प्लेस ऑफ एबी, इन प्लेस ऑफ एसी, इन प्लेस ऑफ बीसी, इन प्लेस ऑफ एबी, इसका h बाई पी, h अपॉन बीपी होगा, बी अपॉन पी। ओ, अब सीधा 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 ये वैल्यू याद रखना कि साइन थीटा का वैल्यू पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा का वैल्यू बी अपॉन एच होता है, टैन थीटा का वैल्यू पी बाई बी होता है, इस तरीके से। इज इट क्लियर? बोलो बोलो। ये क्या है? ये अभी भी रेशियो ऑफ साइड्स है। साइड्स अब नाम था, अब रिप्रेजेंट करने वाले लोग आ गए उसके प्लेस पे। रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड इज टी रेशियो एंड टी रेशियो इज दिस। सो इसको तो बराबर होना ही था। हाँ वो लिखते लिखते क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते एकदम बिल्कुल समझ आ जाएगा। हाँ वो ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है ना? तो क्या यहां तक समझ में आया चीज क्या है? बोलो बोलो। ठीक है, अब यहाँ पे मन में सवाल ये आना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच वाई नॉट कॉस थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। तो इनके पीछे प्रूफ्स है, वो हमारा सिलेबस में पार्ट नहीं है, सो डोंट वरी, वो नहीं सीखना है अभी। हाँ अभी फिलहाल तो इसको रटना ही है, याद करना है कि साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच होता है। इनके पीछे अच्छा खासा प्रूफ है, ठीक है? तो वो चीज है। सब कुछ मैथमेटिक्स में कोई भी चीज केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि ऑल मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट कैन। एक्सेप्शनल नहीं होता है यहाँ मैथमेटिक्स में। कुछ भी चीज नहीं है जो बिना इलॉजिकली आ गया है। सब कुछ के पीछे रीजन है, सभी चीज के पीछे लॉजिक है, सभी चीज के पीछे प्रूफ है, ठीक है? तो अभी वो बात अभी हम लोगों को करना नहीं कि प्रूफ लो, ठीक है? बस अभी फिलहाल तो याद करो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है? पी बाई एच होता है, ठीक है? अब देखो जरा ध्यान से। अब हम लोग थोड़ा, अभी हम लोग जैसे वो होता है ना प्रो, अल्ट्रा प्रो, फिर अल्ट्रा प्रो मैक्स, तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा बन रहे हैं, उधर जा रहे हैं, खुद को बना रहे हैं उस तरीके से। हाँ अच्छा, नहीं अभी देखो तुम लोग खुद डिसाइड कर पाओगे। हाँ देखो अभी तुम्हारा ही बात हम करने जा रहे हैं, जो तुम्हारा डाउट है ना अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक? अब यहां पे बिना एंगल का अगर ये लोग आ जाए साइन कॉस, तो कुछ मीनिंग होगा? साइन के साथ हमेशा क्या होगा? लेकिन यहां से एंगल हटा देते, ये सिंबल हटा देते, वो ए लिखा हुआ ए मतलब ये एंगल का ही बात हो रहा है, ठीक? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है।
पर नहीं कटेगा, जो बता रहे सीखो। तो ये सिंबल ऐसे वाला हटा दो, ठीक। सिंपली यू राइट साइन ए, हाँ या ना, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद अभी जैसे बोली ना तुम कि हम साइन के साथ ए नहीं, साइन के साथ सी सोचना चाहते हैं, ठीक है, सोचो साइन सी, ठीक, कॉस सी, टैन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी। वैल्यूज सोचो, बताओ साइन ए का वैल्यू। अब साइन ए का वैल्यू होता है क्या, p बाय एच। अब p और h कौन बनेगा, ये तुम्हारे पे डिपेंड कर रहा है। इस तुम्हारे कहने का मतलब इस एंगल पे डिपेंड, क्योंकि ये बता दिया। अब ये जो वैल्यू है साइन थीटा का वैल्यू p अपॉन एच बिना फिगर का है, किस चीज का है, क्योंकि यहाँ पे थीटा कहाँ पे है, कोई फिगर है अभी दिखाई दे रहा, हम फिगर मिटा दिए ना। अब ये सोचना कि जहां पे थीटा होगा उस थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर होगा वही परपेंडिकुलर यहां पे आ रहा है। यहां पे थीटा है तो परपेंडिकुलर, ये मतलब वैल्यूज है, साइन का वैल्यू p बाय एच, कॉस का वैल्यू b बाय एच। अब तुम साइन के साथ कौन सा एक्यूट एंगल है, ए, तो ए के सामने ये होगा p। तो परपेंडिकुलर कौन है ए के सामने, BC है ना, तो ये होगा BC। आ रहा बात समझ में, BC अपॉन यहां पे H है, H तो फिक्स्ड होता है ना, AC। लेकिन जैसे हम साइन A नहीं, हम साइन C का बात करेंगे, साइन C का बात करें मतलब हम यहां पे एक्यूट एंगल किसका बात कर रहे हैं, C का बात कर रहे हैं, C का। C मतलब एक्चुअल में थीटा यहां पे आ चुका है, C के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो पर साइन थीटा का वैल्यू p अपॉन एच होता है, इस बात को भूलना नहीं है, p अपॉन एच होता है। तो p कौन, AB, h कौन, h तो 90 डिग्री सामने है, AC। तो साइन सोच के मत सोचना कि साइन है वैल्यू BC अपॉन AC, यहां पे BC अपॉन है ना। साइन से मतलब नहीं है, एंगल से मतलब है, एक्यूट एंगल से मतलब है। कौन है वो एक्यूट एंगल, कौन है वो एक्यूट एंगल, उसको देखो ना, उसके हिसाब किताब से ये लोग बदलता है। पर एक चीज जो चेंज नहीं हुआ वो ये है कि साइन थीटा का वैल्यू p अपॉन एच यहां पे भी है और साइन थीटा का वैल्यू p अपॉन एच यहां पे भी है। बोलो हाँ या ना। ये जो रेशियो बनाए हो BC अपॉन AC, कैसे बनाए, इसी के हेल्प से ना। तो इसका मतलब जो कोर चीज है, जो मेन चीज है, वो इस तरीके से याद करना चाहिए, BC अपॉन AC ऐसे याद करना चाहिए, या फिर P अपॉन H याद करना चाहिए। क्योंकि ये याद रहेगा तो फिर हम ये साइड्स बना पाते हैं ना। तो बात समझ में आ गई कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाई देयर आर ओनली 60 रेशियोज, ये समझ में आया। क्योंकि 12 रेशियोज बना था जिसमें से 6 बाकी 6 के साथ सेम था। तो जो भी पॉसिबल रेशियोज बन पाता है राइट एंगल ट्रायंगल में, साइड्स का रेशियो वो 6 ही होता है, और दैट्स व्हाई देयर आर ओनली 60 रेशियोज। इज इट क्लियर। तो इनका वैल्यूज क्या होगा और इनका वैल्यूज क्या होगा ये अभी लिखना है, लेकिन पहले एकदम जैसे लिखा हुआ ऐसे नोट करो कॉपी में। अच्छा ये हो सकता है कि ऐसे नहीं, कॉपी हमारा ऐसे होता है, तो हम पहले ये चीज तो यहाँ लिखेंगे और पूरा भर जाएगा। तो ये दोनों चीज जो है यहाँ पे, ये दोनों चीज उसको नीचे यहाँ पे लिखो, है ना। जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम बोर्ड के बगल, इसके बगल में ये तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो कॉपी करो। तो और पढ़ाई करना है ना, कि हो गया, हो गया। अच्छा ठीक है, तो इसका वैल्यू से बता दूं। जो बोर्ड पे है वो तो लिखना ही पड़ेगा अभी फिलहाल।
हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल तो होना होगा ही ना। इसका भी राइट एंगल ट्राइंगल होना था पर हम मिटा दिए, है ना। तो इसका राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो और थीटा दे देना ए के प्लेस पे। हो गया क्या? इसका वैल्यू लिख लिए। तो जैसे पहले क्या सोचना है, कॉस, कॉस के लिए फॉर्मूला क्या है, बी बाय एच। पर यहाँ पे एंगल कौन सा है, ए, तो ए के रिस्पेक्ट में सोचेंगे, ए के सामने पी, बी कौन है, ए बी, तो बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, और एच तो ए सी है। वहीं पे अगर कॉस सी का बात करें तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ये अभी भी बी बाय एच ही है, लेकिन यहाँ बात कोई किसका हो रहा है, सी के सामने कौन, पी, तो बी कौन, बी सी, तो बी के प्लेस पे और एच के प्लेस पे। क्या यही वैल्यूज लिखा होगा कॉपी में? क्या ऐसे ही सोचे हो? आगे बात समझ में कि कैसे हम लोगों को वैल्यूज अकॉर्डिंगली लिखना होता है, एक्यूट एंगल्स के बेसिस पे लिखना होता है। एंगल्स चेंज तो ये वैल्यू चेंज, पर ये नहीं चेंज होगा, बी बाय एच ही है कॉस। तो आगे बात समझ में यहां तक? तो अल्टीमेटली हमने देखा आज क्या कि साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, P बाय एच, ये B बाय एच और ये P बाय B, यही होता है। और कॉसेक थीटा क्या था, H बाय P और ये था H बाय B, ये है B बाय P। देखो PH उल्टा कर दो HP, BH उल्टा कर दो HB, PB उल्टा कर दो BP। इसका मतलब साइन का वैल्यू जो भी होता है उसका रेसिप्रोकल करने पे कॉसेक थीटा का वैल्यू निकल जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा का रिलेशन आपस में कैसा है, रेसिप्रोकल वाला रिलेशन है क्या? हाँ, नहीं समझे? देखो साइन थीटा का वैल्यू P बाय एच होता है, रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो अगर P बाय एच का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा, H बाय P। तो इधर क्या बन गया, 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि हम बोल चुके हैं रेसिप्रोकल बोथ साइड, दोनों तरफ कर दिए। बट एक्चुअली H बाय P इज कॉसेक थीटा, सो दिस इज इक्वल्स टू
कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा, तो जब इन तीनों चीज के बीच में इक्वल है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सब आपस में बराबर, सो कैन वी राइट 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा? हाँ, तो ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि कैसे हम इन तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जो याद करना था वो ये था कि साइन थीटा इज पी बाय एच, कॉसेक थीटा इज बी बाय एच, टैन पी बाय बी, कॉसेक एच पी सेक एच बी, कॉट बी पी, ठीक है। तो ये छेद हमें याद करना था, जानना था। इसको 2 मिनट में हम लिखवा करके बता देते, पर उसके लिए हम थोड़ा लिए टाइम, ठीक है, ताकि थोड़ा सा फील हो सके चीज है ये क्या। नहीं हुआ? हुआ? आज का होमवर्क यही रिवाइज करके आना, और बाकी वो लाइट वाला न्यूमेरिकल्स बना करके ही आना। कितना बनाए कल रात में? कितना? 10 था? तुम्हारा 10 बन गया। तुम्हारा श्रुति? ओ, क्योंकि अगर पेंडिंग वर्क होगा तो अब देख लो, ट्रिगोनोमेट्री शुरू हो गया है सैटरडे को। फिर देखो इसी में बना लेना होमवर्क। हाँ बोले थे ना, हाँ होमवर्क कॉपी में, होमवर्क कॉपी एक अलग हो, मैथ्स का भी अलग रखना कॉपी, ठीक। हाँ ना ना ना, वो ये साइज का कॉपी, हाँ मैथ्स का क्लास वर्क कॉपी अलग होगा, होमवर्क कॉपी अलग होगा, बता दिए पहले ही, ठीक है। क्लास वर्क कॉपी में हम क्लास में जो भी नोट करवाएंगे, जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, वो क्लास वर्क कॉपी होगा, और जो होमवर्क देंगे कि यहाँ से यहाँ तक बना करके आना, वो होमवर्क कॉपी में बना करके आना। फिजिक्स का मत बनाओ, सिर्फ मैथ्स का बनाओ। फिजिक्स का जैसे जहां तक नोट्स लिखे हो, उसके बाद नेक्स्ट पेज से न्यूमेरिकल्स हेडिंग दे देना, और वहां से शुरू कर सकते हो। हाँ तुम्हारा नोट्स कंप्लीट नहीं है तो एक काम करो, पेज छोड़ दो। हाँ तो तुमको पीडीएफ भेज दिए ना, तो पीडीएफ में देख लो कि अकॉर्डिंगली तुम्हारा राइटिंग के हिसाब से तुम्हारा कितना पेज लगेगा। और वैसे भी तुम पेज नंबर 7 तक लिखी होगी, तो देखना कि 7 तक में लिखने के लिए हमको कितना पेज लगा, तो उसके हिसाब से तुम हिसाब लगा लेना कि कितना पेज लगेगा, उतना पेज छोड़ देना और न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देना, ठीक। चलो ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।